हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। 19 अक्टूबर 2024 सैटरडे यानी शनिवार का दिन और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस की आईना सीरीज़ लेकर मैं शांतनु सनवाल एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज के न्यूज़पेपर पर चलें उससे पहले मैं आप लोगों के साथ एक बार फिर से ये इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा कि हमारा जो सी सेट का लाइव क्लासेस का बैच है जो 5 अक्टूबर से शुरू हुआ है, इसमें हम लोगों ने अभी कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो है वो कवर किए हैं। तो अगर आप लोग चाहें इस बैच में एनरोल करना तो आप लोग कर सकते हैं। ओनली 999 में आपको ये बैच प्रोवाइड किया जा रहा है। नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, उसके थ्रू जाके आप इसकी अदर डिटेल्स चेकआउट कर सकते हैं और वहीं से चाहें तो एनरोल भी कर सकते हैं। और अगर आपको कोई डाउट कोई क्वेरी है तो यहाँ पर जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 9150449990, इस नंबर पर आप संपर्क कर लीजिएगा। आपके जो भी डाउट्स हैं जो क्वेरीज हैं वो सॉल्व कर दी जाएंगी। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक बार फिर से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप में से जो भी लोग इन सेशंस को देखते हैं और आपको अगर ये सेशन हेल्पफुल लगते हैं तो प्लीज़ कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश ज़रूर करें। सभी लोग मैं चाहूँगा कि आगे आएँ और कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश ज़रूर करें सो दैट कि थोड़ा सा हेल्प हमारी भी होगी एंड डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट बेनिफिटेड आउट ऑफ दिस, कि आपको इसका फ़ायदा ये मिलेगा कि सेशंस जो है वो यूट्यूब पर लंबे समय तक इसी तरीके से चल पाएंगे। चलिए अब हम लोग जो है वो आज के न्यूज़पेपर पर चलते हैं और जो आज के आर्टिकल्स हैं उनके ऊपर नज़र डालते हैं। तो ये आज का फ्रंट पेज है। इसमें बेसिकली ऐसा कोई ख़ास न्यूज़ तो नहीं दी गई है। ठीक है, इसमें यहाँ पर ये लिखा गया है कि ये जो एक व्यक्ति है ना, आपने ये नाम सुना होगा, दैट इज़ गुरपतवंत सिंह पन्नून, है ना। ये एक प्रो खालिस्तानी सेपरेटिस्ट फिगर है। तो इसको मारने का एक प्लान बनाया गया था, ठीक है, एक प्लॉट तैयार किया गया था। तो उसमें ये कहा गया है है ना, उसमें एक आरोपी था जिसका नाम है विकास यादव। ठीक है, तो अभी बेसिकली हुआ क्या है कि ये जो यूएस प्रोसिक्यूटर्स हैं, एफबीआई, इन्होंने विकास यादव को यहाँ पर इस पूरे के पूरे ये जो खालिस्तानी सेपरेटिस्ट है गुरपतवंत सिंह पन्नून, इसको मारने के प्लान में ये बताया कि ये जो व्यक्ति है विकास यादव ये शामिल है और अमेरिका में ये व्यक्ति अब वांटेड है। ठीक है, तो ये यहाँ पर चीज़ें चल रही हैं। तो ये मतलब सारी की सारी चीज़ें जो है ना वो एक मतलब मैं क्या ही कह सकता हूँ, एक नेगेटिव डायरेक्शन में चीज़ें जो है वो चल रही हैं और ये सब मतलब अच्छा नहीं हो रहा है। ठीक है, पहले वो हरदीप सिंह निज्जर वाला मामला, वो कनाडा का जो इशू चल रहा है, फिर यहाँ से ये अमेरिका में ये इशू चल रहा है। ठीक है, बाकी ये लॉरेंस बिश्नोई वाला अभी केस चल ही रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो नॉट गोइंग इन अ गुड डायरेक्शन। ठीक है, सही दिशा में ये चीज़ें नहीं जा रही हैं। इसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पर कोई ख़ास न्यूज़ नहीं है, सीधे मैं आपको एक्सप्लेन पेज पर ही लेके चलता हूँ, बीच में कोई ख़ास न्यूज़ नहीं है। ठीक है, एक्सप्लेन पेज में बेसिकली 2-3 आर्टिकल्स हैं जो हमें डिस्कस करने हैं। अब ये देखो, मतलब स्थिति ये हो गई है कि लॉरेंस एंड को, मतलब लॉरेंस बिश्नोई और उसके जो साथी हैं उनको लेकर पूरा अखबार में पन्ना आ रहा है। ठीक है, वो भी इतने बड़े, आप कह सकते हो जो नेशनल लेवल का न्यूज़पेपर है। ठीक है, उसमें मतलब क्या स्थिति हो गई है आप खुद समझिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लेडी जस्टिस के बारे में मैंने आपको कल बताया था कि नई लेडी जस्टिस की जो नई मूर्ति अनवील की गई है उसमें किस तरीके से जो ब्लाइंड फोल्ड था वो हटा दिया गया है, मतलब आंखों के ऊपर से जो पट्टी थी वो हटा दी गई है। और साथ ही साथ जो एक हाथ में तलवार हुआ करती थी उसकी जगह अब संविधान की किताब है ना। तो इसके बारे में हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा बात करेंगे। इसके बाद यहाँ पर लिखा गया है इंडिया एंड द साइंस नोबल्स। यहाँ पर बात ये की जाएगी कि भारत में से अभी तक कितने लोगों को साइंस का नोबल पुरस्कार मिला है और इतने कम लोगों को क्यों मिला है, क्योंकि बहुत कम लोगों को मिला है, उसकी बात होगी। इसके बाद यहाँ पर बात करेंगे कि स्मार्ट इंसुलिन की। स्मार्ट इंसुलिन, हाउ स्मार्ट इंसुलिन प्रोमिसेस टू रिवॉल्यूशनाइज डायबिटीज़ ट्रीटमेंट, की डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट में कैसे ये स्मार्ट इंसुलिन जो है वो एक रिवॉल्यूशन या एक क्रांति ला सकता है। तो बेसिकली ये हमारे आज के जो आर्टिकल्स हैं वो रहेंगे। ठीक है,
चलिए तो एक एक करके इन आर्टिकल्स को देखना शुरू करते हैं। बट बिफोर गोइंग देयर, मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा कि अगर आप प्रीलिम्स 2025 के लिए टारगेट कर रहे हैं तो आपके पास जनरल स्टडीज़, करंट अफेयर्स और सीसेट की एक ऑल इन वन इस तरीके की टेस्ट सीरीज़ जो है वो होनी चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए। ये हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं ओनली एट 849 रुपीज़ में। 91 टेस्ट हैं, 5300 MCQs हैं। आप चाहें तो इसमें एनरोल ज़रूर कर सकते हैं। वहीं एक टेस्ट सीरीज़ है जिसमें सिर्फ जनरल स्टडीज़ और करंट अफेयर्स है। सब्जेक्ट वाइज जनरल स्टडीज़ के टेस्ट आपको मिलते हैं और करंट अफेयर्स के 16 महीने के टेस्ट आपको मिलते हैं जनवरी 2024 से लेकर अप्रैल 2025 तक के। अगर आप इसमें एनरोल करना चाहें तो ओनली 699 में है। सिर्फ जनरल स्टडीज़ के सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज़ आप चाहते हैं तो वो आपको मिल जाएगी ओनली एट 449 रुपीज़ में। सिर्फ करंट अफेयर्स के टेस्ट सीरीज़ आप लेना चाहते हैं जिसमें 16 महीने के करंट अफेयर्स मिल रहे हैं, 299 में अवेलेबल है। और अगर आप सिर्फ सी सेट के टेस्ट लेना चाहते हैं, सी सेट के फुल लेंथ टेस्ट, तो ये आपको मिल जाएंगे ओनली एट 249 रुपीज़। तो इनमें से आप जिसमें भी इंटरेस्टेड हैं आप डेफिनेटली एनरोल करें। और अगर कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, तो उसके लिए यहाँ पर नीचे एक मैंने बताया वो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उस पर आप अपना जो भी डाउट है, जो क्वेरी है वो पूछ सकते हैं, है ना। और आपका इशू जो है वो विद इन दी शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम रिजॉल्व कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम एक एक करके उन आर्टिकल्स को देखना शुरू करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन अबाउट दिस लेडी जस्टिस। ठीक है, तो यहाँ पर लेडी जस्टिस को लेकर ये कहा गया है कि ये लेडी जस्टिस के जो रूट्स हैं, मतलब इसका जो ओरिजिन है ये है एंशियंट ग्रीस से। ठीक है, और हमेशा से ये ब्लाइंड फोल्डेड नहीं रही है। ठीक है, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। देखो, तो यहाँ पर ये लिखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने अनवील की है लेडी जस्टिस की एक नई मूर्ति है, नई स्टैच्यू, जिसमें जो इमेज है, ठीक है, अभी तक जनरली जो हम इमेज देखते हैं कि वो ब्लाइंड फोल्डेड वुमेन है ना, एक महिला है जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, होल्डिंग अ सेट ऑफ स्केल्स इन वन हैंड, एक हाथ में जो है उसने तराजू पकड़ा हुआ है और दूसरे हाथ में जो है वो सॉर्ड है, तलवार है। ऐसा पहले था। ठीक है, दैट इज सिनोनिमस विद लीगल प्रैक्टिस अराउंड द वर्ल्ड। और पूरे दुनिया में जो लीगल प्रैक्टिसेस होती हैं ये उसका एक आप कह सकते हैं पर्याय बन चुका है, सिनोनिमस रह चुका है। ठीक है, तो मतलब इस तरीके की चीज़ें होती हैं। अब इसमें बदलाव करके क्या किया गया है, जो नई 6 फुट की मूर्ति है जजेस लाइब्रेरी में, उसमें एक साड़ी क्लैड विमेन है, यानी कि एक महिला है ना, एक महिला का वो स्टैचू है जो साड़ी पहने हुए है, साड़ी पहने हुए है, लेकिन उसमें ब्लाइंड फोल्ड नहीं है। ठीक है, उसकी आंखों के ऊपर अब पट्टी नहीं है, नो ब्लाइंड फोल्ड। एक हाथ में तराजू जो पहले था वो अभी भी है, लेकिन अब स्वॉर्ड की जगह, तलवार की जगह जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की एक कॉपी आ चुकी है, यानी कि भारत के संविधान की एक प्रति जो है वो हाथ में आ चुकी है। तो बदलाव, आई होप आप समझ गए, दो बदलाव हैं कि आंखों में जो पट्टी हुआ करती थी, ब्लाइंड फोल्ड हुआ करता था, वो हट गया है, और दूसरी चीज़ जो एक हाथ में तलवार हुआ करती थी उसकी जगह अब संविधान आ गया है। ठीक, अब आगे देखिए। अब जो ब्लाइंड फोल्ड है उसको क्लासिक रेंडिनेशन में जनरली क्या माना जाता था, मतलब ब्लाइंड फोल्ड क्या सिग्निफाई करता था। ब्लाइंड फोल्ड जो है वो ये माना जाता था कि टू रिप्रेजेंट द इम्पार्शियलिटी ऑफ जस्टिस, यानी कि न्याय में निष्पक्षता को दर्शाता था वो, कि अगर किसी की आंख के ऊपर पट्टी बंधी है, या जो वो न्याय की देवी जिसको कहा जाता है, लेडी जस्टिस को हिंदी में कहते हैं न्याय की देवी, तो उसकी आंखों पर अगर पट्टी बंधी हुई है तो इसका मतलब ये है कि वो जस्टिस जब होगा, ठीक है, या जब बात आएगी न्याय देने की या जस्टिस देने की, तो किसी को साथ भी भेदभाव नहीं होगा। देयर विल बी नो पार्शलिटी वाइल डिलीवरिंग जस्टिस, है ना, न्याय देते समय किसी के साथ भी किसी तरीके का कोई भेदभाव नहीं होगा, सभी लोगों को एक समान माना जाएगा। इसीलिए वो आंख में पट्टी बांधी जाती थी और उसका सिग्निफिकेंस यही था। लेकिन अब जो नया स्टैचू है उसमें अनइम्पीडेड विजन है। अनइम्पीडेड विजन कैसे है, क्योंकि आंख में पट्टी नहीं है, आप वो सब कुछ देख सकती है ना, इज मेंट टू सिग्निफाई। अब वो क्यों किया गया है, वो ये दिखाने के लिए या ये सिग्निफाई करने के लिए किया गया है कि लॉ इज नॉट ब्लाइंड, कानून जो है वो अंधा नहीं है, ये सबको बराबर रूप से देखता है। पहले ये भी कहा जाता था, है ना, आप मतलब इस तरीके के नाम की आई थिंक एक दो मूवीज़ भी बनी है बॉलीवुड में,
कि कानून अंधा होता है। ठीक है, कई सारे मूवीज़ के ऐसे डायलॉग हुआ करते थे, या आई थिंक एक तो शायद ऐसी कोई मूवी है जिसका नाम ही अंधा कानून है, आई थिंक सो, मेरे को ऐसा ध्यान आ रहा है। तो ये कहा जाता था कि वो ब्लाइंड फोल्ड का मतलब ये है कि कानून अंधा है। ठीक है, बट वो कानून अंधा नहीं था, उसका मतलब मैंने आपको पहले ही बताया कि इट वॉज रिप्रेजेंटिंग द इम्पार्शलिटी ऑफ जस्टिस, कि न्याय में वो निष्पक्षता को दिखाती थी। ठीक है, समझ गए बात। लेकिन अब यहाँ पर CGI DY चंद्रचूड़ का ये कहना है, जिन्होंने बेसिकली ये मूर्ति को कमीशन किया है, इस स्टैचू को, इनका ये कहना है कि कानून जो है वो अंधा नहीं है। ब्लाइंड फोल्ड को हटाने के पीछे यही मकसद है कि कानून जो है वो अंधा नहीं है, वो सबको एक समान जो है देखता है। ठीक, अब कह दिया इन्होंने तो मानना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। ठीक है, आगे लिखा है द न्यू टेक ऑन द स्टैचू विच हैज़ बीन डिजाइंड बाय विनोद गोस्वामी, a moralist who teaches at the College of Art in Delhi, comes in the wake of legal reforms। ठीक है, मतलब ये स्टैचू में जो बदलाव किया गया है, और ये स्टैचू जो है वो किसने डिज़ाइन किया है, ये एक मोरालिस्ट हैं। ठीक है, जो कि दिल्ली का जो कॉलेज ऑफ आर्ट है वहाँ पर ये पढ़ाते हैं, विनोद गोस्वामी इनका नाम है ना। और ये जो स्टैचू में बदलाव किया गया है, ये ऐसे समय में आया है जब हमारे देश में और तरीके के जो कानूनी बदलाव हैं, जो लीगल रिफॉर्म्स हैं, वो किए जा रहे हैं। जैसे कि अभी आपको पता है नए क्रिमिनल कोड्स लाए गए, है ना, IPC CRPC एविडेंस एक्ट को बदल के भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, है ना, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, वो चीज़ें लाई गई, है ना। और जो एम बताया गया है वो यही है कि हमारा जो लीगल फ्रेमवर्क है, जो हमारा कानूनी ढांचा है, उसको हमें क्या करना है, डीकोलोनाइज करना है। डीकोलोनाइज मतलब कि उसमें जितने भी कॉलोनियल ट्रेड्स हैं, ठीक है, उन सबको क्या करना है, खत्म करना है, डीकोलोनाइज करना है, ये वही मतलब है। अब इसके बाद आगे देखिए, चेंजिंग मीनिंग द इमेजरी ऑफ लेडी जस्टिस। अब ये लेडी जस्टिस की जो इमेजरी है, जो ये मतलब इस तरीके की इमेज है, ये कहाँ से आती है, अब इसका हम बैकग्राउंड समझेंगे। दैट कैन बी ट्रेस्ड बैक टू ग्रीक एंड रोमन माइथोलॉजी। ग्रीक और रोमन माइथोलॉजी से ये आती है। थेमिस नाम का one of the 12 titans born to Gaia and Uranus, according to the work of Greek poet Hesiod, who lived 7000 BC, is known as the goddess of justice। ठीक है, थेमिस बेसिकली वन ऑफ द टाइटन्स, वन ऑफ द 12 टाइटन्स जो गाया और यूरानस से पैदा हुए। ठीक है, और ये ग्रीक पोएट हेसियोड के अनुसार इसको माना जाता था, थेमिस को, जस्ट गॉडेस ऑफ जस्टिस, विजडम एंड गुड काउंसिल। ठीक है, और ऑफन इसको डिपिक्ट किया जाता था, इस तरीके से दर्शाया जाता था कि इसके हाथ में, इस गॉडेस ऑफ जस्टिस के हाथ में, एक हाथ में जो है वो वही स्केल्स हैं, मतलब तराजू है, और दूसरे हाथ में जो है वो तलवार है, सॉर्ड है। ठीक, अब जो पहले रोमन एम्परर हुआ करते थे, दैट इज ऑगस्टस, 27 BC से लेकर 14 CE तक ये रहे। इन्होंने जो है इंट्रोड्यूस द वर्शिप ऑफ जस्टिस इन द फॉर्म ऑफ अ गॉडेस known as Justitia। ठीक है, जस्टिशिया लाइक थेमिस डिड नॉट वेयर अ ब्लाइंडफोल्ड। अब यहाँ पर जो पहले रोमन एम्पायर थे, मतलब एक तो मैंने आपको ग्रीस का बता दिया कि किस तरीके से ये निकल के आया। ठीक है, कि जो वहाँ के थेमिस गॉडेस ऑफ जस्टिस थे वहाँ से, और वहीं दूसरी तरफ एक रोमन एम्पायर के जो पहले रोमन एम्परर हुआ करते थे, ऑगस्टस, उन्होंने जस्टिस के वर्शिप को इंट्रोड्यूस किया। कैसे, एक गॉडेस के फॉर्म में, जिसका नाम बताया गया जस्टिशिया। और जस्टिशिया जो है वो थेमिस की तरह, उसके पास भी ब्लाइंड फोल्ड नहीं था, यानी कि शुरुआत में अगर देखें तो गॉडेस ऑफ जस्टिस जो था उसमें ब्लाइंड फोल्ड नहीं था, उसकी आंखों पर पट्टी नहीं बधी हुई थी। अब इसके बाद एक लीगल स्कॉलर है जिनका नाम है देसमंड मैंडरसन, कॉलेज ऑफ लॉ फ्रॉम ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी से ये हैं। इन्होंने अपने 2020 के पेपर में ये लिखा है कि दैट द फर्स्ट नोन इमेज टू शो अ ब्लाइंड फोल्डेड जस्टिस comes from a woodcut that is published in Ship of Fools, a collection of satirical poems by the 15th century lawyer Sebastian Brandt। ठीक है, कि एक 15वीं सेंचुरी के, 15th सेंचुरी के एक लॉयर हुआ करते थे, सेबेस्टियन ब्रांड। इनकी कुछ पोएम्स हुआ करती थी, वो भी कैसी, सटायरिकल पोएम। सटायर मतलब जिसमें आप क्या कहते हैं उसको, मतलब आप हंसी मजाक भी कर रहे हैं, किसी के ऊपर आप कोई आरोप सा भी लगा रहे हैं,
है ना, उसको कहते हैं सटायर। तो उस तरीके की पोएम्स जो हैं वो पब्लिश इनकी हुई। शिप ऑफ फूल्स नाम की एक मतलब कलेक्शन ऑफ पोएम्स थी। उसमें पहली बार ये ब्लाइंड फोल्डेड जस्टिस जो है उसकी इमेज सामने आई है। अब ये 1494 की इमेज है जिसको मेंडरसन जिसकी बात कर रहे हैं, इज नॉट अ सेलिब्रेशन ऑफ ब्लाइंड जस्टिस बट अ क्रिटिक। ठीक है, ये ब्लाइंड जस्टिस का सेलिब्रेशन नहीं है कि जस्टिस ब्लाइंड होता है, बट ये एक क्रिटिक है। क्रिटिक मतलब होता है उसकी डिटेल स्टडी। ये जो वुडकट जो ऑफन माना जाता है, जिसको एट्रीब्यूट किया जाता है टू द ग्रेट जर्मन रेनेसांस आर्टिस्ट एल्ब्रेस्ट ड्यूरर, इज टाइटल्ड द फूल ब्लाइंड फोल्डिंग जस्टिस। ठीक है, इसका नाम बेसिकली क्या था, द फूल ब्लाइंड फोल्डिंग जस्टिस। और ये डेपिक्ट करता है द एपोनिमस फूल ब्लाइंड फोल्डिंग अ वुमेन रिजेंबलिंग लेडी जस्टिस विद अ स्वॉर्ड इन वन हैंड एंड स्केल इन दी अदर। उसमें भी यही था, एक हाथ में स्वॉर्ड एक हाथ में स्केल और ब्लाइंड फोल्ड। ठीक, लेकिन 17th सेंचुरी आते आते मेंडरसन ये लिखते हैं कि द इमेज हैड लॉस्ट इट्स सटायरिकल कोनोटेशंस। ठीक है, 17वीं शताब्दी आते आते इमेज का जो सटायरिकल कोनोटेशन है वो खत्म हो जाता है और इसको जस्टिस के साथ अब पूरी तरीके से जोड़ दिया जाता है। अब भारत में अगर हम लेडी जस्टिस की बात करें तो अलोंग विद द कॉमन लीगल लॉ लीगल सिस्टम जो कंटिन्यू किया जा रहा है टू सर्व एज द बेसिस फॉर हाउ इंडियन जुडिशरी फंक्शंस, तो उसके साथ साथ ब्रिटिश राज ने यहाँ पर जो ये लेडी जस्टिस की आइकोनोग्राफी है इसको भी इंट्रोड्यूस किया। और ये अभी भी पूरे देश में जो कोर्ट हाउसेज हैं वहाँ पर प्रेजेंट है। कलकत्ता हाई कोर्ट की अगर हम बात करें, फर्स्ट कंस्ट्रक्टेड इन 1872, वहाँ पर भी लेडी जस्टिस को जो है वो एक जो बिल्डिंग को सपोर्ट करता हुआ पिलर है वहाँ पर उसको कार्व किया गया है। इस डिपिक्शन में दिखाया गया है कि लेडी जस्टिस जो है वो ब्लाइंड फोल्डेड है कुछ केसेस में, और कुछ केसेस में उसकी आंखें जो हैं वो खुली हुई हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट में भी एक स्टैचू है लेडी जस्टिस का एट द टॉप ऑफ वन ऑफ इट्स बिल्डिंग, लेकिन वो भी ब्लाइंड फोल्ड के बिना है, विदाउट अ ब्लाइंड फोल्ड, मतलब आंखों पर पट्टी नहीं है। अब जो सुप्रीम कोर्ट में नया स्टैचू है जो लगाया गया है वो सुप्रीम कोर्ट के ही प्रेमाइसेस में एक ऐसा ही आर्ट, अनदर पीस ऑफ आर्ट है, उसके जैसा ही है। ठीक है, एक मुराल है दैट इज क्लोज टू द जजेस एंट्रेंस, वो दिखाता है मतलब जहाँ से जजेस की एंट्री होती है वहाँ पर महात्मा गांधी और लेडी जस्टिस जो है वो चक्र जो है उसके दोनों तरफ बने हुए हैं, एक तरफ महात्मा गांधी और एक तरफ लेडी जस्टिस। लेडी जस्टिस वहाँ पर भी वही दिख उसी तरीके से दिख रही है, साड़ी पहने हुए, स्केल्स यानी कि तराजू पकड़े हुए, और वहाँ पर भी उनके हाथ में जो है वो सॉर्ड नहीं है, तलवार नहीं है, बल्कि एक बुक है। ठीक है, तो वहाँ पर भी ऐसा ही है, और जो अभी नई वाली इमेज आई है सामने उसमें भी ऐसा ही है, नए स्टैचू में भी। अब इसको लेकर, इस इशू को लेकर एक बार बांग्लादेश में प्रोटेस्ट हो चुका है। कैसे, देखिए, दिसंबर 2016 में गॉडेस थेमिस की एक बड़ी स्टैचू इन फ्रंट ऑफ इन द वाज इरेक्टेड इन द फ्रंट प्लाजा ऑफ बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट। बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट में ये इमेज लगाई गई। स्टैचू में वही है, साड़ी पहने हुए, ब्लाइंड फोल्ड है, स्केल्स हैं और स्वॉर्ड है। ठीक है, वही बिल्कुल सेम चीज़ है। द स्टैचू लेड टू प्रोटेस्ट फ्रॉम द मुस्लिम ऑर्थोडॉक्सी। ठीक है, मुस्लिम्स लोगों ने इसका जो है वो ऑब्जेक्ट किया, इसका विरोध किया, क्योंकि वो इसको क्लेम कहने मतलब वो ये कहने लगे कि आइडियल वर्शिप है। ठीक है, इसके बाद मई 2017 में इस स्टैचू को जो है वो हटा दिया गया सुप्रीम कोर्ट के प्रेमाइसेस से, और ऐसी जगह पर लगा दिया गया जहाँ पर लोगों की नज़रें एकदम से ना पड़े। अगस्त 2024 में जब शेख हसीना की सरकार वहाँ पर गिरती है, उसके बाद इस स्टैचू को जो है वो तोड़ दिया गया, डिमोलिश कर दिया गया। ठीक है, तो आई होप आप बात समझ पाए अबाउट दिस लेडी जस्टिस को लेकर। ठीक है, कहाँ से इसका शुरुआत हुई है, ठीक है, एंड ऑल क्लियर है। चलिए।
इसके बाद अगला आर्टिकल देखते हैं, ये वाला, दैट इज इंडिया एंड द साइंस नोबल्स। ठीक है, देखो यहाँ पर आप पहले इसकी ऊपर की जो लाइंस लिखी हैं इसको पढ़ो, इससे आपको कुछ समझ में आएगा। यहाँ पर लिखा है कि इंक्लूडिंग द 2024 प्राइजेस, क्योंकि 2024 के प्राइस तो अनाउंस हो गए हैं, है ना, हमने देखे अभी कुछ दिन पहले। तो 2024 के प्राइजेस को मिला के भी अभी तक टोटल, अगर हम साइंस में बात करें यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मेडिसिन में बात करें, तो टोटल 653 लॉरेट्स को जो है वो नोबेल प्राइज़ मिला है ओवरऑल पूरी दुनिया में से। उनमें से सिर्फ एक भारतीय हैं जिनका नाम है सीवी रमन। ठीक है, ऐसे इंडियन जिनको इंडिया में काम करते हुए नोबेल प्राइज़ मिला है। ठीक है, 653 में से सिर्फ एक इंडियन वर्किंग इन इंडिया जिसको नोबेल प्राइज़ मिला है मेडिसिन में, वो है सीवी रमन। तो ऐसा क्यों? पहला तो ये सवाल कि भारत इतना बड़ा देश, टैलेंट की हमारे देश में कोई कमी नहीं, लेकिन नोबेल प्राइज़ में जब हम बात कर रहे हैं तो हम कहीं पर भी स्टैंड नहीं कर रहे। वहीं अगला सवाल ये आ रहा है कि एंड इज इंडिया द ओनली कंट्री दैट अपीयर्स टू अंडर परफॉर्म एट द नोबेल प्राइजेस? क्या भारत एकमात्र ऐसा देश है, मतलब जो भी प्रोमिनेंट देश हैं दुनिया के, उनमें क्या भारत एकमात्र ऐसा देश है जो नोबेल प्राइजेस में अंडर परफॉर्म कर रहा है? कि मतलब नोबेल प्राइजेस की जब बात होती है तो क्या भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसकी परफॉर्मेंस काफ़ी कम है? तो ये हम यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, देखो तो यहाँ पर पहले लिखा गया है कि सबसे पहला नोबेल प्राइजेस जो हैं वो दिए गए 1901 में। ठीक है, 1901 में। और उसके बाद अगर हम बात करें तो 94 ईयर्स हो गए हैं, 94 वर्ष हो गए हैं जब से किसी इंडियन वर्किंग इन इंडिया को नोबेल प्राइज़ दिया गया है साइंस में। ठीक है, पहले नोबेल प्राइज़ तो दिए गए 1901 में, और उसके बाद 94 ईयर्स या 94 वर्ष हो गए हैं जब किसी इंडियन वर्किंग इन इंडिया, ठीक है, मतलब कोई भारतीय जो भारत में काम किया और उसको नोबेल प्राइज़ मिला है साइंस में, दैट इज़ फिजिक्स, केमिस्ट्री या मेडिसिन या फिजियोलॉजी में। तो 1930 का नोबेल प्राइज़ जो है वो फिजिक्स के लिए दिया गया था किसको? सर सीवी रमन को। ये सिर्फ इस तरीके का एकमात्र सम्मान है, ठीक है, किसी भी इंडियन वर्किंग इन इंडिया में जो ये अवार्ड मिला है। ठीक है, इसके बाद 3 और इंडियन ओरिजिन के साइंटिस्ट हैं जिनको नोबेल प्राइज़ मिला है साइंस में अगर हम बात करें, दैट इज़ हरगोबिंद खुराना को मिला है फिजियोलॉजी या मेडिसिन में 1968 में। इसके बाद 1983 में सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को मिला है फिजिक्स में, और वेंकट रमन रामकृष्णन को मिला है केमिस्ट्री में 2009 में। लेकिन इनमें क्या अंतर है कि ईच वन ऑफ दीज साइंटिस्ट डिड देयर वर्क आउटसाइड इंडिया। ठीक है, इनमें से कोई भी ऐसा साइंटिस्ट नहीं है जिसने भारत में काम किया हो, है ना, इन्होंने भारत से बाहर काम किया। और ये भी एक बात है कि जब इनको प्राइज़ मिला तो उस समय ये इनमें से कोई भी ऐसा नहीं था जो इंडियन सिटीजन था। भारत की सिटीजनशिप तब तक सब लोग छोड़ चुके थे। ठीक है, हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि इंडियन ओरिजिन के लोग हैं, बट दे वर नॉट इंडियंस। ठीक, इसके बाद दिस लैक ऑफ सक्सेस एट द नोबल्स इज ऑफन सीन एज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द स्टेट ऑफ इंडियन साइंस इटसेल्फ। अब ये जो नोबल्स में हमारी सक्सेस में जो कमी देखने को मिल रही है, ठीक है, सफलता में जो हमें लैक या हम कमी देखने को मिल रही है, वो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जो इंडियन साइंस की स्टेट है, यानी कि भारत में जो विज्ञान की स्थिति है, ये उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये उसको दर्शा रहा है। द इनएडिक्वेट अटेंशन टू बेसिक रिसर्च। ठीक है, बेसिक रिसर्च में हमारा बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं है, पब्लिक फंडिंग बहुत कम है। ठीक है, जो ब्यूरोक्रेसी है हमारे पास वो ऑब्स्ट्रक्शंस पैदा कर रही है ना, अनइमेजिनेटिव ब्यूरोक्रेसी है। इसके बाद प्राइवेट रिसर्च के लिए इंसेंटिव्स या अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पा रही हैं। ठीक है, इसके बाद रिसर्च कैपेबिलिटीज़ ऑफ यूनिवर्सिटीज़ जो है उसमें कुछ हो नहीं रहा, यूनिवर्सिटीज़ में रिसर्च हो ही नहीं रही है। ठीक है, इनको कुछ ऐसे रीजंस या ऐसे कारण माने जाते हैं
जो भारत के साइंटिफिक पोटेंशियल को सफोकेट कर रहे हैं, भारत के साइंटिफिक पोटेंशियल को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। ये ऐसे कुछ कारण यहाँ पर बताए गए हैं। अब भारत में बहुत कम ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो कटिंग एज रिसर्च में इंगेज्ड है। कटिंग एज रिसर्च मतलब जो मतलब आप कह सकते हैं हाई एंड की रिसर्च होती है उसमें इन्वॉल्व है, उसमें इंगेज्ड है। एंड द नंबर ऑफ रिसर्चर्स एज अ proportion ऑफ द पॉपुलेशन इज़ 5 times लोअर देन द ग्लोबल एवरेज। और जितने रिसर्चर्स हैं और जितनी पॉपुलेशन है उसका अगर आप एक रेशियो निकालें तो वो संख्या अगर आप ग्लोबल एवरेज लें तो उससे 5 गुना यहाँ पर कम है। अब ऑब्वियस सी बात है कि जिसमें से नोबल विनर निकल सकते हैं वो जो पूल है वो यहाँ पर बहुत छोटा है क्योंकि रिसर्चर्स की संख्या ही बहुत कम है। अब देयर हैव बीन कंटेंडर्स, लेकिन ऐसा नहीं है कि प्राइज़ नहीं मिला लेकिन कोई नॉमिनेट नहीं हुआ है। ठीक है, अब उसमें भी देखिए यहाँ पर ये लिखा है कि इट इज़ नॉट दैट देयर हैवेंट बीन कंटेंडर्स फॉर अ साइंस नोबल फ्रॉम इंडिया। तो भारत से साइंस नोबल के लिए कंटेंडर्स तो रहे हैं, कई सारे साइंटिस्ट जो हैं उनको नॉमिनेट किया गया है इस तरीके के प्राइजेस के लिए, और बाकी कई सारे ऐसे हैं जिन्होंने साइंस में कुछ बहुत अच्छे काम किए हैं लेकिन उनको कभी नॉमिनेट नहीं किया गया। ठीक है, अब देखो, नॉट एवरी वन रिसीव्स अ नॉमिनेशन फॉर अ नोबल प्राइज़। अगर आपने कोई बहुत अच्छा काम किया भी है, ठीक है, जिन भी फील्ड में नोबल प्राइज़ दिया जाता है, स्पेसिफिकली यहाँ पर हम लोग साइंस की बात कर रहे हैं तो साइंस की बात करें, जैसे मान लीजिए साइंस में किसी ने कोई बहुत बढ़िया काम किया, फिज़िक्स में, केमिस्ट्री में या फिजियोलॉजी या मेडिसिन में, तो हर व्यक्ति को नॉमिनेट नहीं किया जाता नोबल प्राइज़ के लिए। ठीक है, हर साल होता क्या है, अ सेलेक्ट ग्रुप ऑफ हंड्रेड्स टू थाउजेंड्स ऑफ पीपल, है ना, कुछ 100 से लेकर कुछ हज़ार लोगों का एक ग्रुप होता है जिसमें यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, पास्ट में जो नोबल प्राइज़ जीत चुके हैं वो होते हैं, और बाकी कुछ और लोग भी होते हैं। उनको इनवाइट किया जाता है कि वो इस प्राइज़ के लिए पोटेंशियल कैंडिडेट्स को नॉमिनेट करें। ठीक है, कि कौन कौन से ऐसे कैंडिडेट्स हो सकते हैं जिनको नॉमिनेट करना है। तो नॉमिनेट करने का काम इन लोगों के पास है, ये लोग नॉमिनेट करते हैं। और एक बार अगर नॉमिनेशन हो गया तो नॉमिनेशन का मतलब क्या है कि दैट द साइंटिस्ट वुड हैव प्रोड्यूस्ड वर्क दैट इज़ वर्दी ऑफ अ नोबल इन द आइज ऑफ एटलीस्ट सम रिस्पेक्टेड पीयर्स, है ना। नॉमिनेशन हो रहा है इसका मतलब ये है कि आपने कम से कम कुछ ऐसा काम ज़रूर किया है जो आपके, जैसे मान लीजिए आप एक साइंटिस्ट हैं, ठीक है, और आपने कुछ काम किया, अब आपके कोई साथी साइंटिस्ट हैं, कोई कलीग हैं, उनको यहाँ पर इनवाइट किया गया, अब वो नॉमिनेशन पैनल में है जो नॉमिनेशन करेगा, और आपने कुछ अच्छा काम किया है, तो अगर उनको लगता है कि आपने अच्छा काम किया है तो वो आपका नाम नॉमिनेट करेंगे, है ना। तो मतलब नॉमिनेशन अगर आपका हो रहा है, इसका मतलब है कि आपने अपने जो पीयर्स हैं, जो पीयर ग्रुप मतलब जो आपके साथी हैं, उनकी नज़रों में कम से कम कुछ ना कुछ अच्छा काम तो किया है, वो तभी आपको नॉमिनेट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ठीक, अब इसके बाद लेकिन एक और यहाँ पर इशू है। देखो, नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स का जो नाम है उसको पब्लिक नहीं किया जाता अनटिल एटलीस्ट 50 ईयर्स आफ्टर द प्राइज हैज़ बीन गिवन। यानी कि किस साल में किस व्यक्ति को नॉमिनेट किया गया, मतलब जैसे इस साल जो प्राइज़ दिए गए वो तो पता लग गया, बट 2024 के लिए जो नॉमिनेशन थे, किन किन लोगों को नॉमिनेट किया गया था फिज़िक्स के लिए, किन किन को मैथ केमिस्ट्री के लिए, किन को फिजियोलॉजी या मेडिसिन के लिए, वो अभी नहीं पता लगेगा। वो कम से कम पता लगेगा आज से 50 साल के बाद। अब ऐसा इनका कुछ ये रूल है, ठीक है, और उसमें भी ये जो डेटा है वो स्पोरेडिकली, मतलब पूरा का पूरा डेटा ये एक साथ जो है वो अपडेट नहीं करते हैं। जैसे अभी की अगर मैं बात करूं तो फिज़िक्स और केमिस्ट्री के प्राइजेस के जो नॉमिनेशंस हैं वो सिर्फ 1970 तक अवेलेबल है, मतलब 1970s तक किस किस को नॉमिनेट किया गया था वो यहाँ पर डेटा अवेलेबल है, लेकिन उसके बाद का डेटा अवेलेबल नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि ऑलरेडी 54 ईयर्स तो हो चुके हैं। और अगर हम बात करें मेडिसिन की, तो मेडिसिन में नॉमिनेशन किस किस का हुआ है वो सिर्फ 1953 तक का डेटा है अभी, मतलब मोर देन 70 ईयर्स, उसके आगे का डेटा रिवील ही नहीं किया गया है। ठीक, अब इसके बाद आगे लिखा है कि 35 ऑड इंडियंस फिगर्स इन द नॉमिनेशन लिस्ट दैट हैव बीन मेड पब्लिक सो फार। अभी तक जो लिस्ट पब्लिक की गई है
ठीक है, उनमें 35 इंडियन जो हैं उनके नाम हैं, जिनमें से 6 साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है मेघनाथ साहा, होमी जहांगीर बाबा और सत्येंद्र नाथ बोस। इनको जो है वो नॉमिनेट किया गया था फिजिक्स के प्राइज़ के लिए। इसके बाद 2 थे जिनको नॉमिनेट किया गया था केमिस्ट्री के लिए, दैट इज़ GN रामचंद्रन एंड T शेषाद्री। और एक थे जिनको फिजियोलॉजी या मेडिसिन के लिए नॉमिनेट किया गया था, दैट इज़ उपेंद्र नाथ ब्रह्मचारी। ठीक है, अब इन साइंटिस्ट में से रामचंद्रन को छोड़ दें, यानी कि GN रामचंद्रन को अगर हम छोड़ दें, तो इनको एक से ज़्यादा बार नॉमिनेट किया गया था। जो ये हैं बोस, दैट इज़ सत्येंद्र नाथ बोस, SN बोस और मेघनाथ साहा, इनको नॉमिनेट किया गया है 7 ओकेजन्स पर। ठीक है, डिफरेंट नॉमिनेटर्स के द्वारा 7 बार। और कुछ ऐसे ब्रिटिश साइंटिस्ट रहे हैं जो भारत में रहते हैं, भारत में रहे और भारत में उन्होंने काम किया, उनको भी जो है वो नॉमिनेट किया गया है। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपको दिखाया गया है, देखिए कि SN बोस को 7 बार नॉमिनेट किया गया और ये जो थे मेघनाथ साहा, इनको भी 7 बार नॉमिनेट किया गया है। जहांगीर बाबा को, होमी जहांगीर बाबा को 5 बार नॉमिनेट किया गया, GN रामचंद्रन को 1 बार, TR शेषाद्री को 2 बार और उपेंद्र नाथ ब्रह्मचारी को 6 बार। लेकिन फिर भी इनको कभी आज तक नोबेल प्राइज़ मिला नहीं। ठीक है, अब इसके बाद आगे लिखा है कि सम नोटेबल ओमिशंस टू, यानी कि कुछ ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने साइंस के फील्ड में बहुत अच्छा काम किया लेकिन उनका कभी आज तक नॉमिनेशन भी नहीं हुआ है। इसमें सबसे प्रोमिनेंट नेम है सर जगदीश चंद्र बोस का, जिसको आप में से कुछ लोग हिंदी में जगदीश चंद्र बसु के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, वेरी लर्नेड पर्सन। ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने वायरलेस कम्युनिकेशन को डेमोन्स्ट्रेट किया था, और वो भी 1895 में। लेकिन 1909 का जो नोबेल प्राइज़ है फिज़िक्स का, वो गुग्लिएल्मो मार्कोनी और फर्दिनंद ब्राउन को दे दिया जाता है, एग्जैक्टली उसी काम के लिए जिसको बोस ने इन दोनों साइंटिस्ट से बहुत पहले कर दिया था। लेकिन बोस को मिलना चाहिए था पर यहाँ पर नहीं मिला। इसके बाद इन्होंने प्लांट फिजियोलॉजी को लेकर भी बहुत इन्फ्लुएंशियल काम किया था। ठीक है, ये प्लांट के रिस्पॉन्सेस को, कि अगर प्लांट में कोई भी चेंजेस होते हैं, है ना, बारिश हो रही है, धूप हो रही है, आप प्लांट के साथ खड़े होकर बातें कर रहे हैं, तो उसमें प्लांट में क्या रिस्पॉन्सेज आते हैं, इन्होंने इसको मेजर करने का तरीका भी निकाल लिया था। लेकिन उसके बावजूद भी इनको कभी प्राइज़ मिलना तो दूर, ही वॉज नॉट इवन नॉमिनेटेड फॉर द नोबेल प्राइजेस। ठीक है, समझ रहे हैं बात। इसके बाद एक और व्यक्ति हैं, एक और साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है KS कृष्णन। ठीक है, इनको भी कभी नोबेल के लिए नॉमिनेट नहीं किया गया। ये बेसिकली CV रमन के स्टूडेंट और क्लोज कोलैबोरेटर रहे हैं उनकी लेबोरेटरी में। इनको माना जाता है कि जो CV रमन का रमन स्कैटरिंग इफेक्ट था, जिसके लिए CV रमन को 1930 में नोबेल प्राइज़ दिया गया, ये उसके को डिस्कवरर थे, मतलब इन्होंने भी उसकी डिस्कवरी में अपना रोल प्ले किया था। अब इसके बाद आगे जब 1970s, मतलब आज के बाद फ्यूचर में जब 1970s के आगे के नाम रिवील किए जाएंगे, तो एक साइंटिस्ट जिनका नाम मोस्ट प्रोबेबली माना जा रहा है कि उस लिस्ट में होगा, दैट वुड बी CNR राव। ठीक है, जिनका काम सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री में माना जाता था कि इसको भी नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए इस काम के लिए, इनको, CNR राव को, लेकिन वो भी नहीं मिला। बट हो सकता है कि आगे की जब लिस्ट रिवील की जाए 1970s के बाद की, तो उसमें इनका नाम एटलीस्ट नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स में ज़रूर हो। इसके बाद आगे बताया जा रहा है कि मोस्ट कंट्रोवर्शियल ओमिशंस सो फार हैज़ बीन दैट ऑफ ECG सुदर्शन। ठीक है, इन्होंने मोस्ट फंडामेंटल कंट्रीब्यूशन किया था टू द वर्क दैट वाज अवॉर्डेड द फिजिक्स नोबल इन 1979 एंड 2005। हालांकि 2018 में ये पास अवे हो गए और अमेरिकन सिटीजन ये बन जाते हैं 1965 में, और इनका ज़्यादातर काम जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स में ही होता है। अब यहाँ पर लिखा गया है कि साइंस, जो हमने एक सवाल देखा कि क्या सिर्फ इंडिया ही ऐसा देश है जो साइंस नोबल्स में अंडर परफॉर्म कर रहा है, तो ऐसा नहीं है। कई सारे और देश हैं जो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं साइंस में, साइंस के नोबल को लेकर, और US और यूरोप जो है वो डोमिनेट कर रहे हैं। तो इंडिया का जो अनइम्प्रेसिव रिकॉर्ड है नोबल प्राइज़ में, वो एक्सेप्शनल नहीं है। बाकी कुछ और देश जो साइंटिफिक रिसर्च के लिए बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज एलोकेट करते हैं, जैसे कि चाइना और इज़राइल,
उनके भी साइंस लॉरेट्स जो हैं, मतलब जिनको साइंस का नोबेल प्राइज़ मिला है, वो बहुत कम है। टोटल 653 लॉरेट्स हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मेडिसिन में। इनमें से लगभग 150 के आसपास, ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट 1/4 वो जूइश हैं। लेकिन सिर्फ 4 इजराइलीज जो हैं उनको अभी तक ये प्राइज़ मिला है, और वो भी चारों केमिस्ट्री में। दिस डिस्पाइट द Jewish nation figuring very high on all the indicators commonly used to measure the country's capability in science and technology and bring recognized globally for its scientific prowess। मतलब ये एक, मतलब ये ऐसा देश माना जाता है इजराइल कि इसकी जो साइंटिफिक प्रोवेस है, मतलब जो इसकी साइंटिफिक आप कह सकते हैं कैपेबिलिटीज़ हैं, वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन उसके बाद भी इसको सिर्फ 4 ही नोबेल प्राइज़ अभी तक मिल पाए हैं साइंस में। इसके बाद अगर हम बात करें चाइना की, तो चाइना में अगर हम बात करें पर मिलियन पॉपुलेशन के हिसाब से कंपेयर करें इंडिया से, तो वहाँ पर लगभग 4 गुना ज़्यादा रिसर्चर हैं। इसका जो एक्सपेंडिचर है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी, वो भी कम से कम भारत का 3 गुना है। और कई सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ग्लोबल टॉप 50 में रैंक करती हैं, लेकिन वहाँ के भी सिर्फ 3 साइंस लॉरेट्स हैं। सिर्फ 3 लोगों को वहाँ पर भी साइंस में नोबेल प्राइज़ मिला है। साउथ कोरिया की अगर हम बात करें, एक और साइंटिफिक पावर हाउस जहाँ की साइंस है ना काफ़ी अच्छी मानी जाती है ना, वहाँ पर भी रिसर्च इंडिकेटर्स काफ़ी अच्छे हैं, उसको साइंस में कोई नोबेल प्राइज़ नहीं मिला आज तक। इसके बाद साइंस नोबल्स have been overwhelmingly dominated by scientists from United States and Europe, many of whom came from other countries in search of better scientific infrastructure and ecosystem। तो साइंस नोबल जो हैं वो ज़्यादातर अमेरिका और यूरोप के साइंटिस्ट के द्वारा डोमिनेट किया गया, मतलब ज़्यादातर वहाँ के साइंटिस्ट को मिला है, जिनमें से मैनी ऑफ whom केम फ्रॉम अदर कंट्रीज़। हालांकि वो सारे के सारे ओरिजिनली वहाँ के नहीं हैं, कुछ और देशों से भी आए हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पर साइंटिफिक इकोसिस्टम और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बहुत बेहतर है। इसके बाद फिज़िक्स के अगर हम 227 विनर्स में से बात करें तो 13, केमिस्ट्री के 197 में से 15, और मेडिसिन के 229 विनर्स में से सिर्फ 7। सिर्फ इतने ही विनर्स जो हैं वो एशिया, अफ्रीका या साउथ अमेरिका में से हैं, ठीक है। इनफैक्ट रिसर्चर्स फ्रॉम ओनली 9 कंट्रीज आउटसाइड ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप हैव वन अ नोबल इन द साइंस। सिर्फ नॉर्थ अमेरिका और यूरोप को छोड़ के सिर्फ 9 देश ऐसे हैं, 9 देश के रिसर्चर्स ऐसे हैं जिनको साइंस में नोबेल प्राइज़ मिला है, इतनी पूरी पूरी दुनिया में से, इतने सारे देश होने के बावजूद। और उसमें से भी सबसे ज़्यादा जो है वो किसको मिला है, जापान में से, जिसके 21 साइंस लॉरेट्स हैं, ठीक है। इसके बाद आगे लिखा है कि देयर हैव बीन ओकेजनल कंप्लेंट्स ऑफ रीजनल और रेशियल बायस, ठीक है। अब रीजनल और रेशियल बायस की कंप्लेंट तो इसमें ऑब्वियसली बात है होगी। देयर इज़ नो डिनाइंग द अनमैच्ड रिसर्च इकोसिस्टम ऑफ द यूएस एंड यूरोप। लेकिन इस बात को भी आप डिनाई नहीं कर सकते कि किस तरीके का रिसर्च इकोसिस्टम जो है वो यूएस और यूरोप प्रोवाइड कर रहा है। चाइना की अगर हम बात करें तो जिसने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है एक ऐसा इकोसिस्टम बनाने को लेकर जो नई टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर, जैसे कि क्लीन एनर्जी, क्वांटम रिसर्च या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर फोकस कर रहा है, तो हो सकता है कि उसका जो फॉर्चून है या जो भविष्य है वो बहुत जल्द बदलने लगे, और वहाँ के साइंटिस्ट जो हैं वो भी, उनको भी साइंस में नोबेल मिलने लगे। अभी तक तो सिर्फ 3 ही को मिला है। अब इंडिया की स्थिति जो है वो तो ठीक नहीं है, चाइना से काफ़ी पीछे हैं, साउथ कोरिया, इजराइल से काफ़ी पीछे हैं अपनी साइंटिफिक कैपेबिलिटीज़ बिल्ड करने में और रिसर्च के लिए रिसोर्सेज अलोकेट करने में। तो हमारी जो चांसेस हैं ज़्यादा साइंस नोबेल जीतने की, वो इस बात पर निर्भर करेगी कि जो इंडिविजुअल साइंटिस्ट हैं उनके ब्रिलियंस के ऊपर, रादर देन हम इकोसिस्टम तो प्रोवाइड ऐसा कर नहीं रहे। लेकिन हाँ, अगर इंडिविजुअल साइंटिस्ट ब्रिलियंट होंगे तो डेफिनेटली साइंस थोड़ा सा बढ़ सकता है। अच्छा, एक चीज़, मतलब आपको ऐसा क्यों मतलब मैं सवाल पूछ रहा हूँ, कमेंट में बताइएगा कि जो ये बताया गया है कि यूएस और यूरोप के साइंटिस्ट जो हैं उनको ज़्यादा मिल रहा है, तो एक तो इन्होंने ये पॉइंट बताया कि वहाँ का जो रिसर्च इकोसिस्टम है, जो रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो साइंटिफिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो बहुत बेहतर है, ठीक है। तो वहाँ पर ज़्यादातर साइंटिस्ट जो हैं वो, मतलब वहाँ के देशों के ओरिजिनल तो हैं ही हैं, उसके बाद बाहर के साइंटिस्ट जाके भी वहाँ पर काम कर रहे हैं और उनको नोबेल प्राइज़ मिल रहा है। दूसरा क्या कारण हो सकता है कि जिसकी वजह से वहाँ के साइंटिस्ट
ज़्यादा जो है वो प्राइज़ ले जा रहे हैं, मतलब प्राइज़ उनको मिल रहा है। ठीक है, क्या रीज़न हो सकता है? मे बी कुछ और रीज़न अगर आप सोच पाएँ तो। ठीक है, ट्राई टू आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। इसके बाद एक लास्ट आर्टिकल हम लोग, ये वाला भी आप लोग साइंस में ही लेंगे। ठीक है, और ये वाले की अगर हम बात करें हेल्थ को लेकर, तो यहाँ पर बात की गई है कि कैसे जो स्मार्ट इंसुलिन है दैट प्रॉमिस टू रेवोल्यूशनाइज डायबिटीज़ ट्रीटमेंट। ठीक है, डायबिटीज़ जो है वो पूरी दुनिया में 500 million पीपल, इतनों लोगों को प्रभावित करता है, और लगभग 7 मिलियन के आसपास, यानी कि 70 लाख डेथ जो है वो साल में, हर साल इससे होती है। रिसेंट डिकेड्स में इस डिज़ीज़ की जो प्रेवलेंस है, इस डिज़ीज़ में होता क्या है कि ब्लड शुगर बढ़ता है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और साइंटिस्ट जो हैं इन्होंने एक मेजर ब्रेक थ्रू किया है, और एक ऐसा इन्होंने इंसुलिन डेवलप किया है जिसको होली ग्रेल कहा जा रहा है। होली ग्रेल का मतलब है कि जिसको आप चाहते हैं कि आपके पास ऐसी चीज़ हो, ठीक है, बट नहीं है, बट चाहते हैं। तो इन्होंने एक स्मार्ट इंसुलिन जो है वो डेवलप किया है, जो कि रियल टाइम रिस्पॉन्ड करता है कि एक व्यक्ति के शरीर में जो ब्लड शुगर का लेवल फ्लक्चुएट करता है, उसको लेकर रियल टाइम ये रिस्पॉन्ड करता है। अब इसका क्या मतलब है समझ में आएगा आपको। डायबिटीज़ एंड ट्रीटमेंट, तो दो तरीके के डायबिटीज़ होते हैं, टाइप 1 टाइप 2। अब इन दोनों में ही किस चीज़ से ये रिलेटेड होते हैं कि बॉडी की जो एबिलिटी है टू सिंथेसाइज एंड रिएक्ट टू इंसुलिन। इंसुलिन बेसिकली एक ऐसा हार्मोन है जो कि ब्लड में शुगर को ब्रेक डाउन करता है और उससे एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अब टाइप 1 डायबिटीज़ में जो जनरली स्टार्ट हो जाती है चाइल्डहुड में, उसमें क्या होता है कि या तो आपका जो पेनक्रियाज है, ठीक है, वो इंसुलिन या तो बिल्कुल नहीं बना रहा है, या जितनी इंसुलिन बननी चाहिए उतनी इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हो रही है, नॉट इनफ इंसुलिन। ठीक है, इसके बाद दूसरा होता है टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 2 डायबिटीज़ में क्या होता है कि जो सेल्स ऑफ द बॉडी हैं वो इंसुलिन के प्रति रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं, यानी कि ग्रेटर अमाउंट्स ऑफ इंसुलिन आर रिक्वायर्ड, जितना बॉडी के पेनक्रियाज में प्रोड्यूस हो रही है उससे ज़्यादा। तो दोनों ही कंडीशंस में क्या किया जाता है कि सिंथेटिक इंसुलिन, यानी कि एक तो आपकी बॉडी में बन रही है पेनक्रियाज में, और दूसरा जो सिंथेटिक यानी कि बाहर से इंसुलिन है वो यहाँ पर इंट्रोड्यूस की जा रही है। ठीक, अब ये एक फंडामेंटल चैलेंज पोज करता है, क्योंकि ब्लड ग्लूकोज लेवल्स बॉडी में हमेशा कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि आपने बॉडी में इंसुलिन दिया है ना, या फिर बॉडी का जो ग्लूकोज लेवल है वो हमेशा सेम रहेगा, ऐसा तो होगा नहीं। अब ब्लड ग्लूकोज लेवल्स जो हैं, अगर आपने मान लीजिए इंसुलिन का ओवरडोज दे दिया, ठीक है, इंसुलिन की मात्रा ज़्यादा हो गई और ब्लड ग्लूकोज लेवल गिर गया, तो वो भी खतरनाक है। ठीक है, डायबिटीज़ जनरली माना जाता है कि जब ब्लड ग्लूकोज लेवल या ब्लड शुगर लेवल जो है वो राइज कर रहा है, वो भी डेंजरस है। लेकिन अगर ब्लड शुगर लेवल या ब्लड ग्लूकोज लेवल एक मिनिमम लेवल से नीचे आ जाए, कम हो जाए, वो भी लाइफ थ्रेटनिंग है, वो भी खतरे खतरे की बात है। ठीक है, अब मोस्ट पेशेंट्स हैव टू कॉन्स्टेंटली मॉनिटर देयर इंसुलिन लेवल्स एंड एडजस्ट डोजेज अकॉर्डिंगली। तो ज़्यादातर लोगों को अपना जो इंसुलिन लेवल है वो कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करना होता है, और उसी के हिसाब से जो है वो इंसुलिन की डोज लेते हैं। अब कई दशकों तक साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने ये ट्राई किया है कि वो ग्लूकोज सेंसिटिव इंसुलिन थेरेपीज़ जो हैं वो बनाए। ठीक है, ग्लूकोज सेंसिटिव इंसुलिन थेरेपीज़ मतलब कि ऐसी इंसुलिन थेरेपीज़ जो ग्लूकोज सेंसिटिव हो, कि मतलब जितना ग्लूकोज लेवल कम हो रहा है तो इंसुलिन, अगर ग्लूकोज लेवल कम हो गया तो इंसुलिन की मात्रा कम चाहिए, ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया तो इंसुलिन ज़्यादा चाहिए। तो उस तरीके की थेरेपीज़ ये चाहते थे साइंटिस्ट डेवलप करना, मतलब ट्राई भी कर रहे थे। और अभी तक जो मोस्ट एडवांस्ड ग्लूकोज सेंसिटिव सिस्टम्स हैं वो किस चीज़ पर रिलाई करता है, एक मॉलिक्यूल के ऊपर जिसको बॉडी में कहीं पर स्टोर किया जाता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए स्किन के अंदर एक पैकेट है, उसमें स्टोर किया जाता है इंसुलिन को, मतलब एक मॉलिक्यूल को, और उसको रिलीज़ किया जाता है ब्लड शुगर लेवल के हिसाब से। ठीक है, विच इज़ डिटेक्टेड बाय अ सेंसर अटैच टू द बॉडी। बॉडी में एक सेंसर लगा होता है,
उसके हिसाब से वो बॉडी का जो ब्लड शुगर लेवल है उसको देखता है, ठीक है। उसका वो पता लगाता है कि कितना ब्लड शुगर लेवल है, ज़्यादा है कम है। अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा इंसुलिन रिलीज़ करता है, कम है तो कम इंसुलिन रिलीज़ करता है, ठीक। इसके बाद आगे लिखा है इंजीनियरिंग इंसुलिन फॉर द लेटेस्ट स्टडी। हाउएवर एन इंटरनेशनल टीम ऑफ साइंटिस्ट फ्रॉम कंपनीज इन डेनमार्क, यूके एंड चेकिया एज वेल एज द यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटोल, इन्होंने इंसुलिन मॉलिक्यूल को कैसे मॉडिफाई किया है कि उसमें एक ऑन एंड ऑफ स्विच दे दिया इन्होंने, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्ड करता है टू चेंजिंग द ब्लड ग्लूकोज लेवल्स। ये ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्ड करता है। देखो, जो ये नया डेवलप्ड इंसुलिन है इसका नाम है NNC-221। इसमें दो पार्ट्स हैं, एक रिंग शेप्ड स्ट्रक्चर है और एक मॉलिक्यूल है जिसका शेप ग्लूकोज की तरह ही है, जिसको कहा जा रहा है ग्लूकोसाइड। अब जब ब्लड शुगर लेवल कम होता है तो ऑब्वियस सी बात है कि इंसुलिन की रिक्वायरमेंट कम होगी। तो जब ब्लड शुगर लेवल कम होता है तो ग्लूकोसाइड जो है वो रिंग से बाइंड कर लेता है, ठीक है। और उसमें जो इंसुलिन है वो इनएक्टिव स्टेट में आ जाता है ताकि ज़्यादा इंसुलिन रिलीज ना हो, ताकि जो ब्लड शुगर है उसकी और ज़्यादा लोवरिंग या उसकी और ज़्यादा गिरावट ना हो। लेकिन जैसे ही ब्लड शुगर ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ता है तो ग्लूकोसाइड को रिप्लेस कर दिया जाता है ग्लूकोज से। इससे क्या होता है कि जो इंसुलिन है वो ट्रिगर हो जाता है, वो अपना शेप चेंज कर देता है और एक्टिव हो जाता है ना। और उससे ज़्यादा इंसुलिन रिलीज होने लगती है और ब्लड शुगर लेवल जो है वो वापस से कम होके सेफ रेंज तक पहुंच जाता है, ठीक। समझ गए बात। अब एट द मोमेंट जो NNC-2215 के साथ जो मेजर प्रॉब्लम है, जो ये नया इंसुलिन डेवलप किया है, वो ये है कि इसका जो एक्टिवेशन और इम्पैक्ट है वो ग्रेजुअल नहीं है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे हल्के हल्के अगर शुगर लेवल डाउन हो रहा है, ठीक है, तो ये इंसुलिन की मात्रा को भी हल्के हल्के कम करे, या अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल या ब्लड शुगर लेवल अगर हल्के हल्के बढ़ रहा है, ग्रेजुअली बढ़ रहा है, तो ये ग्रेजुअली इंसुलिन रिलीज को भी बढ़ाए। वो ग्रेजुअल नहीं है, प्रॉब्लम ये है द इंजीनियर्ड इंसुलिन रिक्वायर्स अ सिग्निफिकेंट ग्लूकोज स्पाइक टू बी एक्टिवेटेड, ठीक है। कि मतलब इसको एक लेवल चाहिए एक्टिवेट होने के लिए, एक सिग्निफिकेंट ग्लूकोज स्पाइक चाहिए, तब जाके ये एक्टिवेट होता है। और एक बार ये एक्टिवेट हो गया तो फिर इंसुलिन का सडन रश होता है, फिर एकदम से इंसुलिन जो है वो सिस्टम में आता है। और साइंटिस्ट जो हैं वो अभी इसी चीज़ को लेकर काम कर रहे हैं कि इस मॉलिक्यूल को और ज़्यादा रिफाइन किया जाए ताकि इसको ग्रेजुअली एक्टिवेट किया जाए और इंसुलिन लेवल जो है वो धीमे धीमे बढ़े। ऐसा ना हो कि पहले तो इंसुलिन लेवल बढ़ ही नहीं रहा, जैसे ही ग्लूकोज स्पाइक हुआ यानी कि ग्लूकोज का लेवल एक हद तक बढ़ा, ये एकदम से मॉलिक्यूल जो है वो क्या हुआ, एक्टिवेट हुआ, और इसने एकदम से क्या किया, बहुत सारा इंसुलिन जो है वो रिलीज़ किया। तो ये ग्रेजुअल नहीं है। तो साइंटिस्ट उसी चीज़ को लेकर अभी काम कर रहे हैं कि ये जो एक्टिवेशन है इसका इंसुलिन का, ये थोड़ा सा ग्रेजुअल हो, ठीक है। इस मॉलिक्यूल का एक्टिवेशन थोड़ा सा ग्रेजुअल हो और जो रिलीज़ हो रहा है इंसुलिन का वो भी ग्रेजुअल हो, धीमे धीमे हो, ठीक है। तो इसको भी आप लोग जो है वो साइंस एंड टेक में लेंगे, हेल्थ इश्यूज़ में, ठीक है। चलिए, तो यही सारे आर्टिकल्स थे जो आज हमें डिस्कस करने थे, इसलिए हम लोग आज के सेशन को इतना ही रखते हैं। जाने से पहले मैं आप लोगों को फिर से एक बार बता दूं कि अगर आप में से जो भी लोग प्रीलिम्स 2025 के लिए अपीयर हो रहे हैं तो जनरल स्टडीज़ के सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, करंट अफेयर्स के 16 महीने के टेस्ट और CSET के फुल लेंथ टेस्ट, इस तरीके की एक टेस्ट सीरीज़ आपके पास डेफिनेटली होनी चाहिए। आप मार्केट में इस तरीके की कोई भी टेस्ट सीरीज़ अगर लेने जाएंगे या ढूंढेंगे तो आपको मैं मिनिमम टू मिनिमम प्राइस भी अगर बता दूं, आप कहीं भी अगर सर्च करिएगा तो आपको 3-4 हज़ार 5 हज़ार से कम की नहीं मिलेगी। ये मैं आपको लोवेस्ट प्राइसेस बता रहा हूँ इस तरीके की ओवरऑल टेस्ट सीरीज़ के। 4 से 5 हज़ार से कम आपको किसी के नहीं मिलेगी, और मैं आपको ये दे रहा हूँ ओनली एट 849 रुपीज़। मतलब 1000 रुपये से भी 151 रुपये कम में टोटल 91 टेस्ट मैं आपको दे रहा हूँ। उसके बाद भी आप लोग नहीं ले रहे हैं या आप एनरोल नहीं करते हैं तो फिर इसमें आपका नुकसान है, और नुकसान ज़रूर होगा, ये ध्यान रखिएगा। अभी आप लोगों को लग रहा है कि 849 रुपीज़ बहुत ज़्यादा हैं या हम लोग टेस्ट सीरीज़ जनवरी के महीने में परचेस करेंगे, दैट्स नॉट गोइंग टू हेल्प। मैं पहले से बोलता आया हूँ, जनवरी फरवरी के महीने में टेस्ट सीरीज़ परचेस करेंगे कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि उस समय आप जल्दबाजी में रहेंगे। कुछ लोग टेस्ट उसके बाद अटैम्प्ट करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, कुछ भूल जाते हैं कि हमने कोई टेस्ट सीरीज़ ली भी थी, बिकॉज यू हैव अ लॉट ऑफ प्रेशर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम,
है ना, उस समय आपके माइंड में बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, आपको चीज़ें कवर करनी होती है, सारी चीज़ें रिविजन करना होता है, तो उस समय पॉसिबल नहीं होता। इट इज़ द राइट टाइम टू एनरोल इन अ टेस्ट सीरीज़, और टेस्ट सीरीज़ को अटेम्प्ट करने का भी ये बिल्कुल सही समय है, यही समय है, सही समय है। सही समय पर सही फैसला लें, तभी आपकी ज़िंदगी जो है वो सही मुकाम हासिल कर पाएगी, अदरवाइज नॉट गोइंग टू हेल्प। आपका भले ही फैसला सही है, लेकिन अगर सही समय पर नहीं लिया गया तो भी उसका कोई मतलब नहीं है, वो इररेलेवेंट है। ठीक है, तो इसलिए मैं चाहूँगा कि इसमें आप लोग ज़रूर एनरोल करें। अच्छा, अगर आपको ये तीनों चीज़ें नहीं चाहिए तो आपके लिए और ऑप्शंस भी हमारे पास हैं। आप जनरल स्टडीज़ और करंट अफेयर्स के लिए लीजिए, सिर्फ आपको 699 में दे देंगे। अगर आपको अलग अलग चाहिए, जनरल स्टडीज़ की लेना चाहें तो ओनली एट 449 में है। सिर्फ आप करंट अफेयर्स लेना चाहते हैं ओनली 299 में है। और सिर्फ अगर आप सी सेट के 10 फुल लेंथ टेस्ट लेना चाहते हैं तो वो आपको 249 में भी मिल जाएंगे। तो ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, बट आपके पास इनमें से कोई ना कोई टेस्ट सीरीज़ होनी चाहिए। और अगर अभी तक आपने किसी भी टेस्ट सीरीज़ में एनरोल नहीं किया हुआ है, ठीक है, कहीं की भी कोई भी टेस्ट सीरीज़ में एनरोल नहीं किया हुआ है, तो आपके पास ये वाली जो है वो मस्ट हैव है, ये आपके पास होनी चाहिए। अगर ये है तो आप ये समझ सकते हैं कि आपकी तैयारी, आप जो पढ़ रहे हैं उसको आप अच्छे तरीके से एसेस कर पाएंगे कि आपने कितना पढ़ा है, क्या पढ़ा है, आप कितना उसको एक क्वेश्चंस के रूप में अप्लाई कर पा रहे हैं। अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं है, पढ़ते रहिए। ठीक है, आज भी 2025 की तैयारी के लिए पढ़ रहे हैं, अगले साल 26 के लिए पढ़ेंगे, फिर 27 के लिए पढ़ेंगे, फिर 28 के लिए पढ़ेंगे, और ये साइकिल विल गो ऑन अंटिल आपकी एज हो जाए या आपको घर वाले कह दे कि बेटा बहुत हो गया। ठीक है, ये दो ही स्थिति होंगी अदरवाइज। इसीलिए मैं कहता हूँ कि सही फैसला सही समय पर लेना चाहिए, तभी जाके वो सही होता है, अदरवाइज उसका कोई यूज़ नहीं है, देयर इज़ नो रेलिवेंस। ठीक है, चलिए, तो मेरा काम आपको बताना है, बाकी फैसला आपने लेना है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। चलिए, फ़िलहाल आप लोग हमारे ऐप को ज़रूर डाउनलोड करें प्ले स्टोर से जाके, और अगर आपने हमारे किसी भी वीडियो कोर्स में एनरोल किया हुआ है तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि ऐप के थ्रू वीडियोस डाउनलोड करके ऑफलाइन भी देख सकते हैं। और जाने से पहले मैं एक बार आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप में से जो भी लोग इन सेशंस को यूट्यूब पर देखते हैं, आपको किसी भी तरीके की हेल्प होती है तो प्लीज़ कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश ज़रूर करें, इससे फ़ायदा होगा, थोड़ा सा हमारा भी, थोड़ा सा हमें हेल्प होगी, और आप लोगों का फ़ायदा ये है कि सेशंस यूट्यूब पर लंबे समय तक चल पाएंगे। बिकॉज़ ये आपको आई थिंक इतनी जनरल अंडरस्टैंडिंग होगी कि यूट्यूब पर 400-500 व्यूज़ पर सेशंस को रेगुलरली कंडक्ट करना इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट वेरी मोटिवेशनल। ठीक है, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन नहीं आता जब आप देख रहे हैं कि हर दिन आपके वीडियोस पे सिर्फ 400-500 ही व्यूज़ आ रहे हैं, इन स्पाइट ऑफ पुटिंग दीज एफर्ट्स कि डिटेल में चीज़ें कवर करने के बावजूद अगर 400-500 व्यूज़ आ रहे हैं तो इट्स नॉट वेरी मोटिवेशनल। आपको अंदर से मोटिवेशन नहीं आता, बट स्टिल वी आर ट्राइंग, स्टिल वी आर ट्राइंग, स्टिल वी आर कंटिन्यूइंग, एंड ओनली फॉर यू ऑल। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा आप लोग इस बात को लेकर कंट्रीब्यूट करें कि ये आपके भले के लिए, आपके फ़ायदे के लिए किया जा रहा है। ठीक है, अदरवाइज़ कोई भी ऐसा चैनल आप मतलब सर्च करके देख लीजिएगा यूट्यूब पर, है ना, जिसने कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ाया हो या पढ़ा रहा हो और 400-500 व्यूज़ आते हों, या मैं तो कह रहा हूँ 1000 तक भी व्यूज़ आते हों, तो वो बहुत ज़्यादा दिन तक आपको वहाँ पर चीज़ें नहीं मिलेंगी। बट हम इन चीज़ों को अराउंड 2 ईयर से कवर कर रहे हैं। ठीक है, और पिछले कुछ महीनों से तो स्थिति बहुत ज़्यादा डाउन हुई है, बट उसके बावजूद हम लोग चीज़ें कर रहे हैं, स्टिल वी आर डूइंग इट फॉर यू, है ना, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यूट्यूब पर मिल रहा है। तो थोड़ा सा आप लोग भी इस बारे में सोचें, है ना, तो बेटर रहेगा। आई थिंक क्लियर है। चलिए, तो अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो भी डाउट्स हैं, जो क्वेरीज़ हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। कुछ सवाल आपसे पूछे जाएँ तो उनका भी जवाब कमेंट्स में ज़रूर दें। आपके कोई सजेशंस, फीडबैक हैं, वो भी आप हम तक कमेंट्स के थ्रू ज़रूर पहुँचाएँ। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़रूर करें। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिल सकें। अपना प्यार, अपना सहयोग जो है वो भी हमारे साथ बनाए रखें। हाईलाइटेड आर्टिकल्स आपको करंट अफेयर्स ओकुल्ट टेलीग्राम चैनल पर मिलते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है। आप इसको करंट अफेयर्स ओकुल्ट सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं, या इस QR कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।
बाकी कल तो संडे है, मोस्ट प्रोबेबली मंडे को मिलेंगे अब हम लोग। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।